हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 साइंस से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आंसर के साथ समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन बच्चों आपको मैं आंसर के साथ समझाऊंगा और सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आप इनको तैयार जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। तो चलिए हम पहले बारी बारी से इनकी लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन को समझेंगे, यानी इनका आंसर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे दे करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझाइए। इसमें पूछा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसका एग्जांपल देना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसका एग्जांपल देना है। और ये अभिक्रिया देखिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2020, 2021, 2023 और 2024 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको तैयार जरूर करिए। अब इनके जवाब क्या देने देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर कहते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे सर ऊष्मा उत्पन्न होती है ये कैसे हमको पता चलेगा? बहुत आसान सा इसका एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम घरों में पुताई करने के लिए मार्केट से हम चूना लेकर के आते हैं, ठीक है। और जब उस चूने को हम पानी के अंदर घोलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो। अब वो गर्माहट कहाँ से आई, इसमें हीट कहाँ से आई, ठीक है, समझ में आ रहा? वो हीट किसके अंदर थी, नेचुरली वो चूने के अंदर थी। लेकिन हमको फील कब आया, जब हमने चूने को पानी के अंदर घोला, ठीक है। तो पानी गर्म हुआ तो यहाँ इसका मतलब हीट वहां पे उत्पन्न हो गई। तो वो जो एग्जाम्पल है वो उसमें छिपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए इसकी मैं एक रासायनिक समीकरण वो आपको लिख देता हूँ। तो चूने का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूने का फार्मूला है, ठीक है, जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं। हम जल में घोलते हैं, जल का फार्मूला होता है H2O। आपको बेटर समझाने के लिए मैं HOH लिख देता हूँ। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अभिक्रिया जब आगे होगी तो Ca देखो एक बार है, ये अभिकारक है ना दोनों, तो इसमें Ca एक बार है तो Ca को मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या बनेगा, हम चूने को पानी में घोल रहे तो चूने का पानी ही बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो H को हम O के साथ लेंगे तो बनेगा ये OH। क्या बनेगा बच्चों, OH बनेगा। अब ये वाला OH बचा तो इस वाले OH को आप ऐसे लिख दीजिए। क्लियर आप लोगों को? तो ये है चूने का पानी। और ये बच्चों आपको बुक में ऐसे देखने को मिलेगा, Ca एक बार लिखा हुआ होगा, ठीक है, और OH दो बार आ रहा है। तो OH लिखने के बाद ही होल्ट वाई लगा देते हैं, ये चूने का पानी है। और साथ में हमें क्या मिलती है, साथ में मिलती है हमें ऊष्मा। क्या मिलती है बच्चों, ऊष्मा। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे ऊष्मा जनरेट होगी, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो हो गई, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा होती है। उल्टा क्या मतलब क्या? ये अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्मा हमें मिली है, नेचुरली हीट मिली है। लेकिन अब जो अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, यानी उनको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें कोई उत्पाद मिलेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब ऊष्मा देंगे तब जाके एक नया पदार्थ बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। देखिए, परिभाषा क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्लियर है आप लोग में? वह अभिक्रिया कहलाती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या? देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको ऐसे थोड़ा रब कर रहा हूँ, आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, देखिए N2 गैसीय फॉर्म प्लस O2 गैसीय फॉर्म में, ठीक है। अब आप देखिए क्या, अब इसको हमें गर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी। ऊष्मा हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी इसको हमें हीट करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। तब जाके एक नया कंपाउंड, एक नया आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए, जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO, ठीक है। और ये देखिए इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए, दो बार नाइट्रोजन दो बार ऑक्सीजन, या दो आगे लगा दीजिए, अभिक्रिया बैलेंस है। तो यह अभिक्रिया होगी बच्चों आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा देनी पड़ी है, उसमें ऊष्मा मिल रही थी,
समझ में आ रहा है? एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे की उल्टी अभिक्रियाएं थी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा अधातु में 4 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में 4 अंतर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो धातु में क्या होती है, देखिए इसको यहाँ से हटा दूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ मैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिखते रहना। ठीक है, चलिए तो दोनों एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। उसमें छेपी का पहले लिखा था, ये उसमें सोची का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए धातु क्या होती है बच्चों? धातु की बात कर लें पहले, यानी मेटल। मेटल क्या होती है बच्चों? ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन वो है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपको समझ में आएगा। सोडियम एक धातु है। क्यों धातु है? क्योंकि सोडियम क्या करता है बच्चों, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है अपने अंदर से। ठीक है, और सोडियम आयन बनाता है। तो जो धनायन बना सकता है जो भी एलिमेंट, वो क्या होगा, वो एक मेटल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, धनायन मतलब जिसे प्लस चार्ज आता हो, वो धातु होते हैं। अधातु इसका उल्टा होता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन एक अधातु है, Cl एक अधातु है। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी यानी ग्रहण करेगी तो क्या बनाएगी? Cl माइनस बनाएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो धातु में क्या बनाती है? धनायन बनाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। अधातु में क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद। तो इसकी मेन डेफिनेशन होगा, इनका ही मेन अंतर हो गया। अंतर कितने पूछे? 4, बाकी मैं 3 आपको बता रहा हूँ। धातु में क्या होती है? कठोर होती हैं, लेकिन अधातु में क्या होती हैं? वो कठोर नहीं होती, वो सॉफ्ट होती हैं। जितनी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? सब सॉफ्ट होती हैं। क्लियर आप लोगों को? धातु में तीसरा अंतर क्या होता है? ये विद्युत की चालक होती है, यानी कि अंदर करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। जैसे लोहे में करंट आता है, चांदी में करंट आता है, कॉपर में करंट आता है, लेकिन अधातु में करंट नहीं आता है। समझ में आप लोगों को? अगला अंतर क्या है? धातुओं में चमक होती है। धातु में क्या होती है? चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक होती नहीं है, क्योंकि अधातु गैस तो हमको दिखती नहीं। गैस तो हमारे चारों ओर है, लेकिन वो तो हमको दिखती नहीं है। क्लियर आप लोग में? तो ये चौथा अंतर हो गया। धातुओं में चमक होती है, जबकि अधातु में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार को उदाहरण से समझाइए। और देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2020 में, 23 में, 24 में, 25 बहुत ज्यादा पूछा जाता है अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, और बड़ा आसान इसका जवाब है, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं पहले। अम्ल क्या होते हैं? और जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अगर इनको पानी में घोलोगे तो क्या H+ आयन देंगे, तो वो अम्ल होंगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा आसान सा, बड़ा प्यारा था, HCl। जब इसको आप जल में घोलोगे, जब आप इसको जल में घोलोगे, ठीक है, तो मिलेगा मुझे H+, साथ में मिलेगा Cl माइनस। तो जो मुझे H+ देता है वो अम्ल होता है। जल में घुलने पे वो कहते हैं H+ देगा, वो क्या होगा? एक अम्ल होगा। तो HCl क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, अच्छा क्षार क्या होता है? क्षार के बारे में बात कर लें, बहुत आसान है। अगर हम किसी कंपाउंड को जल में घोलें, जल में घोलने पर OH- अगर मिल जाए तो वो क्षार होता है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH। NaOH जब आप इसको जल में घोलोगे, जब आप इसको जल में घोलोगे तो क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव मिलेगा, साथ में आपको OH नेगेटिव मिलेगा। और जो OH नेगेटिव देता है वही तो क्षार होता है, जो H+ देता है वही तो अम्ल होता है। तो ये एक अम्ल का एग्जाम्पल था और ये एक क्षार का एग्जाम्पल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको चीज क्लियर हो गया होगा। तो अम्ल आपको समझ में आ गए, जो H+ देते हैं। क्षार क्या होते हैं? जो OH- देते हैं। और ये दोनों इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलिए हटा देता हूँ इस चीज को, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। कम से कम 2-2 उपयोग आपसे पूछे जाते हैं, मैं 2-2 उपयोग आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। ठीक है, हटा दो इस चीज को। चलिए हटा दें। देखिए धावन सोडा के उपयोग, पहले हम धावन सोडा को समझ लेते हैं। धावन सोडा का उपयोग पहला वाला क्या है? 2 उपयोग पढ़ेंगे। पहला उपयोग होता है धावन सोडा का मतलब है वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो पहला उपयोग है कपड़ों की धुलाई में, कपड़ों की धुलाई में। ठीक है, चलो मैं बैठ समझ में आ रहा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहला उपयोग है कपड़ों की धुलाई में, और दूसरा उपयोग हो गया बच्चों कठोर जल को मृदु जल बनाने में। कठोर जल को मृदु जल बनाने में। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो ये 2 उपयोग आपको याद करनी है। ठीक है, अच्छा हम बात करें बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा, तो इसका सबसे मेन उपयोग है घरों में जो होता है वो होता है भोजन बनाने में। जैसे आप छोले बना रहे हैं या फिर ब्रेड बना रहे हैं, तो उनको गलाने के लिए हम क्या लगाते हैं? सोडा ही तो लगाते हैं। समझ में आ रहा है? खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो खाने का सोडा का पहला उपयोग हो गया खाद्य सामग्री बनाने में, या चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो छोले हो। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग बच्चों पेट की अम्लता दूर करने में। जब पेट में एसिडिटी बनने लगती है, गैस बनने लगती है, तो घरों में सोडा खिलाने के लिए दिया जाता है।
किलो सोडा खा लो। सोडा क्या होता है, सोडा का जो जलीय विलयन होता है ना वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और जब क्षार जो अम्ल से क्रिया करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि पेट के अंदर क्या बनता है, HCl बनता है। एसिड उससे तो बनता है, एसिडिक गैस उसी से बनती है, HCl से। ठीक है, तो जो खाने का सोडा होता है ना उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे गैस बनना कम हो जाता है और दर्द में उसको राहत मिल जाती है। तो ये दो उपयोग हो गए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एसिटिक अम्ल बनाने की दो विधियां लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की दो विधियां क्या है, एसिटिक अम्ल बनाने की दो विधियां है। एक तो है शिमटा अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, शिमटा अभिक्रिया में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं, हमें क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। ठीक है, और दूसरी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एथिल एसीटेट से करा दी। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक अभिक्रिया आप लोगों को। ठीक है, एक अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो अभिक्रिया पूछी है, कितनी, दो पूछी है, लेकिन कम से कम एक तो आपको आनी चाहिए। एक अभिक्रिया तो पूछी जाती है। चलिए मैं आपको कहता हूँ, देखिए क्या होता है। एथिल एसीटेट क्या होता है, CH3COO ये एथिल एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे बच्चों एथिल एल्कोहल से, C2H5OH से कराएंगे। किससे कराएंगे, OH से कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। देखो क्या है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, तो CH3COOH, देखो आगे करता हूँ, देखिए अभिक्रिया आगे चलेगी। CH3COO, ठीक है, देखो CH3COO इतना आ गया, और ये वाला H ले लो, तो ये बना एसिटिक अम्ल। क्या बना, ये एसिटिक अम्ल, जिसके बारे में अभी बात चल रही थी। ये आ गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी क्या बचा, यहाँ से बचा C2H5, यहाँ से O और C2H5, यहाँ ये बना डाई एथिल ईथर बना। क्या बना, डाई एथिल ईथर, यानी ये बना C2H5, C2H5 और ये O और ये C2H5 हो गया। क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो ये बचा आपका डाईएथिल ईथर। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन आपसे ये पूछेगा, ये है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। कैसे बनाया मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे बनाया। देखिए इसमें क्या होता है, ये है एथिल एसीटेट, यहाँ तक है, ये एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जब हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, और डाईएथिल ईथर बनता है। क्लियर आप लोग में। तो ये इसकी अभिक्रिया हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक जानते हैं क्या होते हैं, आयनिक होते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक यौगिक है। नमक क्या होता है, एक क्या होता है, एक आयनिक यौगिक है। क्यों, तो अभी देखिए पहले मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको रियल फील आ सके। इसको हटा दूं तो ये एसिटिक अम्ल बनाने की विधि होगी, याद कर लें इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। पहले हम ये समझेंगे गलनांक का मीनिंग क्या है। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, किसी ठोस को द्रव में चेंज कर दे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के क्यों ही गलते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है, नॉर्मल प्लास्टिक को गर्म करें तो वो एकदम क्या होता है, पिघलने लगता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उसी जगह आप लोहे को पिघलाओ तो लोहा तो नहीं पिघलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग में। उसी जगह आप नमक को पिघलाओ, नमक डेली वाला नमक, वो तो नहीं पिघलेगा। उसको पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब उसके पूछा, यही पूछा है कि इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं। इसके गलनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि जो NaCl होता है ना, NaCl, तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो ये प्लस और माइनस है ना, ये आवेश है। क्या ये आवेश, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसलिए बच्चे इनके जो गलनांक होते हैं बहुत हाई होते हैं। बस इसमें यही लिखना होता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर है आप लोगों को मेरा, बस इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के आयुपेशी नाम लिखिए। बहुत आसान है, देखिए एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम जो होता है एथिल अल्कोहल का, वो होता है एथेनॉल। क्या होता है बच्चों, एथेनॉल। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो एथिल अल्कोहल का आयुपेशी एथेनॉल होता है, और एसिटिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम होता है वो होता है बच्चों एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये बस हो गया एग्जांपल इसके। तो एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम एथेनॉल होता है, और एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम एथेनोइक एसिड होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट अभिक्रिया है, ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को के उदाहरण से समझाइए। यहाँ पे शब्द होगा को। ठीक है,
उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझेगी। चलिए देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का। क्या है देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार टकराते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार टकराने पर लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की हम बात करते हैं, तो मान लो NaOH, ये एक प्रबल क्षार है। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे बच्चों प्रबल अम्ल से यानी HCl से कराएंगे तो क्या होगा देखिए समझिए, इसमें ये भाग प्लस और ये भाग माइनस होता है, इसमें ये भाग प्लस और ये भाग माइनस होता है। अभी मैंने अम्ल क्षार में आपको पढ़ाया था, OH माइनस होता है, Na प्लस होता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो Na यानी इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट के जाएगा, Cl के साथ जाएगा तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, बनेगा। और ये वाला H और ये वाला OH मिलकर देखिए ये बनाएंगे H2O। क्या बनाएंगे, H2O, यानी दो बार H है और एक बार O है तो बनेगा H2O बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से कराने पर लवण और जल बनता है। ये लवण है, जो सोडियम क्लोराइड है वो एक लवण है, सॉल्ट है, और ये जल है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बच्चों आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 10th क्लास साइंस से केमिस्ट्री वाले भाग के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार बच्चों आप 10th क्लास की साइंस की, इंग्लिश की, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।